जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम बात करेंगे 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर डूरंड कप से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में डूरंड कप ख़त्म हुआ है और डूरंड कप का ये 134वां एडिशन था। 134वें बार खेले गए डूरंड कप। ठीक, डूरंड कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। अगर इस 134वें एडिशन की बात करूं जो कि 2025 में हुआ, उसके जो विनर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विनर रहे हैं। और रनर अप की बात करूं तो रनर अप रहे हैं डायमंड हार्बर। ये फुटबॉल क्लब है और ये जो डूरंड कप है वो भारत में ही खेला जाता है। भारत के फुटबॉल क्लब्स के बीच में ही मुकाबले होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, इन्होंने लगातार दूसरी बार इस कप को जीता है। कहाँ पे हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो स्टेडियम का नाम है साल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता। साल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता। अगर मैं बात करूं सबसे पहली बार फर्स्ट डूरंड कप जो हुआ था, फर्स्ट डूरंड कप ये हुआ था शिमला में। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे सबसे पहली बार डूरंड कप खेला गया था। अन्ना डेल मैदान पर ये डूरंड कप हुआ था, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। बेस्ट प्लेयर की बात करें, जिसको कि क्या दिया जाता है, गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है, वो आगे हमारे अलाउद्दीन अजहर। कौन है ये? अलाउद्दीन अजहर। ठीक है जी। अगर मोस्ट गोल्स की बात करूं, सबसे ज़्यादा गोल्स किसने दागे, और इसको क्या दिया जाता है, गोल्डन बूट दिया जाता है, गोल्डन बूट। तो ये भी कौन है? ये भी अलाउद्दीन अजहर है। ठीक है, अलाउद्दीन अजहर है। इन्होंने 8 गोल्स किए हैं और इनका क्लब कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब है। ये कौन सा? जो विनर है, विनर वाला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब। बेस्ट गोलकीपर की बात की जाए, उनको गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया जाता है और ये मिला है गुरमीत सिंह को। गुरमीत सिंह कौन से क्लब से हैं? ये भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब से हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब। सबसे पहले ये 1888 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुरू हुआ था, पहला डूरंड कप। मोस्ट टाइम विनर, सबसे ज़्यादा बार इस कप को जीतने वाली टीम मोहन बागान क्लब आ जाएगा, मोहन बागान एसजी। इन्होंने 17 बार इस कप को जीता है। प्राइज मनी कितनी मिलती है? 3 करोड़ मिलती हैं। टोटल टीम्स 24 टीम्स यहाँ पे भाग लेती हैं। 2024 का डूरंड कप, इसका विनर भी कौन था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ही था, जो कि 2025 का विनर भी है। 2025 का विनर, तो लगातार 2 बार इन्होंने जीता। रनर अप कौन रहा था 2024 में? मोहन बागान सुपर जायंट्स, मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब। तो ये डूरंड कप से आपको इंफॉर्मेशन सारी की सारी ध्यान में रखनी है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। मिस ओशियन 2025, मिस ओशियन 2025 जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे हुआ? जयपुर में। विनर कौन है? एल्विन नीम मोहम्मद सलाह। एवलिन नीम मोहम्मद सलाह ये साउथ सूडान की रहने वाली है। 20 देशों ने इसमें भाग लिया था। 20 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन। मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 की बात करें तो वो एलिसा मास्कोवा थी, एलिसा मास्कोवास्का। लताबिया की ये रहने वाली थी, तो इनको भी ध्यान में रखना। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगले करंट अफेयर की बात करें, फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स होती हैं, बहुत सारी खेलो इंडिया गेम्स होती हैं, उनमें से पहली बार
पहली बार वाटर गेम्स हुई हैं। खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 पहला संस्करण था। कहाँ पे हुआ? डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पे पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स हुए। फर्स्ट पोजीशन इसमें मध्य प्रदेश ने हासिल की है, सेकंड पोजीशन ओडिशा की है और थर्ड पोजीशन केरला की है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, इन्होंने 10 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज जीते हैं और टोटल मेडल्स कितने हो जाएंगे? 18। टोटल मेडल 18। उसी तरह ओडिशा ने टोटल मेडल 10 जीते हैं, केरला ने 7 जीते। आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर। चेतेश्वर पुजारा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। चेतेश्वर पुजारा ने अपनी अनाउंसमेंट क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से घोषित कर दी है और इनके ऊपर, इनकी जीवन के ऊपर बुक का नाम है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा चेतेश्वर पुजारा के जीवन के ऊपर जो बुक है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। आगे बढ़ते हैं, टाइफून काजाकी। टाइफून काजिकी ये कहाँ पे आया है? वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आया है। साउथ चाइना सी के आसपास की बात हो रही है। वेस्ट पैसिफिक ओशियन, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और यहाँ पे इस टाइफून से, टाइफून होता क्या है? ये समुद्र में आने वाला तूफान होता है और इससे अफेक्ट होने वाली जो कंट्रीज़ हैं, एक चाइना है, वियतनाम है और थाईलैंड। ये तीनों कंट्रीज़ काजिकी टाइफून से प्रभावित हुई। चलें आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन, एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है रिमल। ये बे ऑफ बंगाल में आया था और इफेक्ट किस किस को किया? इसने बांग्लादेश और इंडिया को अफेक्ट किया था। बे ऑफ बंगाल में आया, बंगाल की खाड़ी में, नाम है साइक्लोन रिमल। साइक्लोन असना ये अरेबियन सी में आया था, गुजरात को इसने अफेक्ट किया था। साइक्लोन दाना ये बे ऑफ बंगाल, ओडिशा को अफेक्ट किया था। साइक्लोन फेंगल ये बे ऑफ बंगाल में आया था, तमिलनाडु को इसने अफेक्ट किया था। साइक्लोन गेरेंस ये इंडियन ओशियन में आया था और एक आइसलैंड है, ला रियूनियन आइसलैंड, इसको अफेक्ट किया था। तो इनको ध्यान में रखना, साइक्लोन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आगे है, इंडिया हैज पार्टनर्ड विद सैफरन फ्रेंच कंपनी टू को डेवलप इट्स फर्स्ट इंडिजिनली 5th जनरेशनल स्टील्थ फाइटर जेट इंजन। भारत में बनाया जाने वाला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट इंजन, इसके निर्माण के लिए, इसको फिर से बनाने के लिए इंडिया ने पार्टनरशिप की है सैफरन फ्रेंच कंपनी के साथ। ठीक है, और ये फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट रहेगा। ध्यान में बात रखिएगा, कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की? सैफरन फ्रेंच कंपनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। देखो, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल ठीक है सर, है कहाँ पे है? बोलेंगे सर ये तो हमारे वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल ठीक है। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना हुआ, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे हमें एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है जिसका नाम है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसका एरिया बढ़ाया गया है, कितना एरिया हो गया है अब इसका? टोटल 3629 3629 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हुआ है, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि हम बोलेंगे भारत का दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल में है। फेमस किसके लिए है? बंगाल टाइगर के लिए है। बंगाल टाइगर का नाम बंगाल तभी पड़ा क्योंकि बंगाल में पाए जाते हैं। फाउंडेशन कब हुई थी इसकी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व की? 1973 में। आपको ये भी ध्यान होगा कि एक टाइगर करके
हमारा जो ये संस्थान होता है जो कि वाइल्ड लाइफ वाला संस्थान है, वाइल्ड लाइफ, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 का ये प्रोजेक्ट टाइगर है। उसी के अकॉर्डिंग ये टाइगर रिजर्व भी बनाए जाते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करें तो ये 1984 में 1984 में बना था सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी यह शामिल है और 1987 में 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इट इज़ ऑल्सो अ रामसर साइट, यह एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारा सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। आगे देखें, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AIBD। अब ये AIBD क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ भाई? कम्युनिकेशन से संबंधित है। उसकी डेवलपमेंट के लिए ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट है, AIBD। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंडिया के, जो कि 23rd कॉन्फ्रेंस जो कि थाईलैंड में होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत की तरफ से जाने वाले कौन हो जाएंगे? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है जी। अब AIBD की बात करते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1977 में हुई थी, 1977 में। हेडक्वार्टर की बात करेंगे कोलालमपुर मलेशिया में है। आगे बढ़े, 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ये अक्टूबर 2025 में होगी। कॉमनवेल्थ, अब ये कॉमनवेल्थ क्या चीज़ है? देखो, कॉमनवेल्थ नेशन के आपने बारे में सुना होगा। कॉमनवेल्थ नेशंस, ये वो नेशंस होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो ये पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होगी और यहाँ पे जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो इसमें भाग लेंगे। इसका नेतृत्व करेंगे भारत की ओर से। और ये कहाँ पे? ब्रिज टाउन, बारबाडोस में आयोजित होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ओम बिरला साहब आगे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि होगी कहाँ पे? ये अक्टूबर 2025 में ब्रिज टाउन बारबाडोस में होगी। आगे बढ़ते हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है MPC। इसका नया सदस्य बनाया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य जी को। चलिए अगला आ जाता है संव्य शक्ति 2025। ये क्या है भैया? ये एक एक्सरसाइज बोल सकते हैं हम। किसके बीच में? इंडियन नेवी ने संव्य शक्ति 2025 एक्सरसाइज की। कहाँ पे? असम और मणिपुर के इलाके में की। ठीक है। और देखो, सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल व सहयोग के लिए, जो सेना है और नागरिक एजेंसी है, सिविल एजेंसीज, उनके बीच में तालमेल के लिए, उनके बीच में सहयोग के लिए यह एक्सरसाइज हुई है। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पे इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स SDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF और स्टेट पुलिस, जो असम और मणिपुर की स्टेट पुलिस थी, उन लोगों ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ध्यान में बात रखना है इसको भी। समन्वय शक्ति 2025। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फीमेल क्रिकेटर गौहर सुल्ताना अनाउंस्ड रिटायरमेंट। भारत क्रिकेट टीम की गौहर सुल्ताना ने रिटायरमेंट घोषित कर दी है। सेवानिवृत्त हो गए हैं ये क्रिकेट से। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, UN डिक्लेयर्ड फेमाइन इन गाजा। फेमाइन, व्हाट इज फेमाइन? फेमाइन इज इक्वल टू अकाल। खाना पानी ना मिले, अकाल घोषित कर दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने गाजा में अकाल की घोषणा कर दी है। अब ये गाजा, इजराइल, पैलेस्टीन,
गाजा। तो वहाँ से संबंधित ये इलाका है गाज़ा, ध्यान में बात रखने वाली है। अब अकाल की सिचुएशन कब बनती है? जब मिनिमम 20% घरों के पास खाने का अभाव हो, या फिर 30% से अधिक लोग मल न्यूट्रिशन से ग्रसित हों, मल न्यूट्रिशन से, और 10,000 में से 2 लोग भूखमरी से मर रहे हैं। भूख के कारण 10,000 में से 2 लोग मर गए, वहाँ पे अकाल हो जाता है। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि अकाल पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट फिनटेक हब IGFTCH, इंडियाज फर्स्ट फिनटेक हब लॉन्च्ड इन ओडिशा। ओडिशा में भारत का पहला फिनटेक हब लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर आता है सूर्या AI फॉर स्टडिंग सोलर वेदर। सूर्य के वेदर को, सौर मौसम को समझने के लिए, सूर्य के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए सूर्या AI का लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड नासा, जो कि अमेरिका की एस्ट्रोनॉट कंपनी है, इन दोनों ने सूर्या AI को लॉन्च किया है। IBM की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1911 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नासा की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट होती है 29 जुलाई 1958 को, जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है स्टैटिक जीके। नेक्स्ट है, आगे है रजित पंगनानी, ठीक है, रजित पन्हानी, ओके, अपॉइंटेड एज CEO ऑफ फसाई, CEO ऑफ फसाई। फसाई का नया CEO नियुक्त किया गया है रजित पन्हानी को। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि फूड के बारे में जितनी भी पैकिंग होती है, आपने देखा होगा उसके ऊपर फसाई लिखा होता है कि फसाई के द्वारा अप्रूव की गई चीज़ है ये। तो फूड के जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं उन सभी को फसाई जो है वो क्या करती है? कंफर्म करती है, ऑथराइज करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत बनाई गई थी, और इस एक्ट का नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। हालांकि इसकी फॉर्मेशन जो है वो 5 सितंबर 2008 को हुई थी, यानी कि ये कब से काम करने लगी? 5 सितंबर 2008 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।